वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज़ किसी भी एटम का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो हैं वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम्स डिसाइड करते हैं। जब हम कहते हैं एटॉमिक साइज़ तो बेसिकली हम किसी भी एटम के साइज़ को तीन तरह से डिस्कस कर सकते हैं। पहला, बाय कंसिडरिंग इट्स एटॉमिक रेडियस। दूसरा, आयनिक रेडियस। और तीसरा, कोवलेंट रेडियस। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, अगर अकेला हाइड्रोजन एटम है गैसियस फॉर्म में तो हम उसका एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सोडियम हाइड्राइड है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें सोडियम पॉजिटिव है, H नेगेटिव है, तो यहाँ पे H नेगेटिव का एटॉमिक रेडियस नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हाइड्रोजन का आयनिक रेडियस डिस्कस होगा। और अगर हाइड्रोजन हमारे पास H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर यहाँ पे क्योंकि दोनों एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का रेडियस होगा वो कोवलेंट रेडियस होगा। याद रखिएगा कि एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक रेडियस देखा जाएगा, आयनिक रेडियस देखा जाएगा, ये कोवलेंट रेडियस देखा जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हम किस एटम को किस तरह के एनवायरनमेंट में स्टडी कर रहे हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही एटम का एटॉमिक रेडियस डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट आ रहा होता है। इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, इसलिए याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस मालूम करना किसी भी एटम का ये इतना आसान नहीं होता। क्यों आसान नहीं होता? उसकी पहली वजह कि एटम बहुत स्मॉल है और उसका स्मॉल होना खुद एक रेजिस्टेंस है उसका एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस फाइंड करने में। दूसरा, एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, यानी न्यूक्लियस के गिर्द अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस है तो एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है और किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो नहीं होती। इसलिए कोई शार्प बाउंड्री नहीं है तो हम न्यूक्लियस का डिस्टेंस फिर किस लिहाज से देखेंगे? कहीं पे ये शॉर्ट होता है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द एटम, कहीं से ये डिस्टेंस लार्ज होता है, तो कैसे देखा जाएगा? ये भी एक रुकावट है। बहरहाल इसको किसी हद तक कवर कर लिया जाता है एवरेज डिस्टेंस लेके। और तीसरी एक बड़ी रुकावट जो कि एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट फाइंड करने में हमें फेस करना पड़ती है वो कुछ ये है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स साथ वाले एटम के मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एटम का जो रेडियस है वो कम ज़्यादा हो रहा होता है, यानी नेबरिंग एटम्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं इसको। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है उसको फाइंड करना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एटॉमिक रेडियस बताएं क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस इज बेसिकली एवरेज डिस्टेंस between nucleus and valence shell of an isolated atom। तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं, कहीं पे ये ज़्यादा है कहीं पे ये कम है, तो हम एवरेज ले लेते हैं डिस्टेंस का। और आम तौर पे जब हम ये डिस्टेंस मालूम कर रहे होते हैं तो हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो पिकोमीटर्स होते हैं, और आप जानते हैं कि 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। तो एटॉमिक रेडियस मालूम करना मुश्किल क्यों है ये हमने डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन क्या है और किन यूनिट्स में हम इसे फाइंड करते हैं ये हमने देख लिया। अब एटॉमिक रेडियस की अगर हम पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन देखें तो जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं इन अ पीरियड तो एटॉमिक रेडियस
डिक्रीज करता है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप गौर करें, लेफ़्ट टू राइट जब आप चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो चेंज होते नहीं एक पीरियड में। नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ शेल्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट, ये दो चीजें क्या रहती हैं? कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड की, तो लिथियम 37, फिर बेरिलियम 49, बोरॉन 510, कार्बन 612। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2-1, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, बेरिलियम की 2-2, बोरॉन 2-3 एंड कार्बन 2-4। आगे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम में 2 शेल्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखें, अगर हम एक एटम को देखें, सपोज करें कि जी ये वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लिथियम की अगर बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये लिथियम का न्यूक्लियस है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि वैलेंस शेल से पहले वाले शेल में मौजूद हैं, इनकी वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन इस वैलेंस शेल के ऊपर है, जाहिर सी बात है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो वैलेंस शेल के अलावा इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का वैलेंस शेल पे कम हो जाना, ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। क्योंकि इन्होंने एक शील्ड बनाई होती है, एक कवर बनाया होता है न्यूक्लियस के गिर्द, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये नंबर ऑफ शेल्स पर डिपेंड करता है। देखें, फर्ज करें अगर कोई एटम है जिसमें जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक, दूसरे में भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें सोडियम का एटम है, तो अब क्योंकि इसमें ये जो लिथियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ने शील्ड बनाई थी, जबकि सोडियम के एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड बनाई होगी, तो फिर 11वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये जो इफेक्ट होता है जिसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम करते हैं, इसको शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। क्योंकि एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स फिक्स रहते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स के फिक्स होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो चीज़ चेंज हो रही है वो ये कि देखें, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 5 प्रोटॉन और यहाँ पे 6 प्रोटॉन है। तो आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज आप इसे कह सकते हैं, ये क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक हम टर्म यूज करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। देखें, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो जी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज, जबकि एस क्या है? कांस्टेंट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जाएगा? फिर इंक्रीज होता जाएगा। और स्टूडेंट्स, सब ये इंक्रीज होता जाएगा तो इसका मतलब पता क्या होगा? मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जा रही है, न्यूक्लियस का पुल उन पे स्ट्रांग होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस का पुल इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रांग होता जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप की, जस्ट लाइक आप कह लें कि अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम वगैरह। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलते जाएंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा? आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। अब एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। लिथियम में कितने शेल्स हैं? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, इसकी 2-8-1, इसकी 2-8-8-1, यानी आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का फिर वैलेंस शेल से डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा और हम कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो इंक्रीज डाउन द ग्रुप है या डिक्रीज इन द पीरियड है, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, बल्कि माइन्यूट जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है, बहुत कम डिफरेंस आ रहा होता है एटॉमिक रेडियस के अंदर। तो ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है उसकी
पीरियोडिक टेबल में हमने देख लिया कि वो किस तरह से जो है वो वेरी कर रहा होता है जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं किसी ग्रुप में या फिर लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी पीरियड में। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं जी आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस जो है वो क्या होता है? देखें, आयनिक रेडियस बेसिकली किसी भी आयन के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है। सो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन आयन, दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक रेडियस। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि हमें आयन को स्फेरिकल कंसीडर करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, लेकिन हमें इसको स्फेरिकल कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज करें कि आपके पास है सोडियम एटम, कॉन्फ़िगरेशन है 281। आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, सोडियम प्लस बना देते हैं। प्रोटॉन नंबर तो चेंज नहीं ना होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से। अब ये 28 है। देखें, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल ही कंसिडरेशन से बाहर चला गया, शेल ही खत्म हो गया हमारी कंसिडरेशन से। पहले वैलेंस शेल थर्ड था, अब वैलेंस शेल सेकंड है। तो इसका मतलब है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो जाहिर सी बात है शेल के ख़त्म हो जाने की वजह से, हमारी कंसिडरेशन में ख़त्म हो जाने की वजह से साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो ये 282, और अगर आप इसका आयन बनाते हैं तो ये हो जाएगा 281। अब यहां पे भी 3 शेल्स हैं, यहां पे भी 3 शेल है। तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन जब हमने रिमूव किया तो अब यहां पे तो शेल खत्म नहीं हुआ, लेकिन याद रखिएगा पहले क्या केस था कि 12 प्रोटॉन्स पे जिम्मेदारी थी 12 इलेक्ट्रॉन्स की, उनको पकड़ के रखने की, होल्ड करने की। लेकिन अब 12 प्रोटॉन पे जिम्मेदारी है 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। तो जाहिर सी बात है 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेंगे, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ेगी, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि याद रखें कि जो कैटाइन होता है उसका रेडियस हमेशा स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से जिससे वो बनता है। और उसकी 2 रीजंस हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा शेल लूज हो जाता है और बाज़ दफ़ा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है, शेल तो लूज नहीं होता लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नेगेटिव आयन की, तो सपोज करें कि क्लोरीन है 17, कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब क्लोरीन 17 है लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्लोराइड आयन बना दिया, तो अब कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगी। पहले 17 इलेक्ट्रॉन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी 17 प्रोटॉन पे 17 इलेक्ट्रॉन की थी, लेकिन अब 17 प्रोटॉन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है। अब ये उतना टाइटली उनको होल्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आयनिक रेडियस बढ़ेगा। क्लोरीन एटम छोटा होगा, क्लोराइड आयन उससे बड़ा होगा। और दूसरी रीज़न, जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करते हैं तो जो पहले से मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से शेल एक्सपेंशन हो जाती है और आयनिक रेडियस बढ़ जाता है। तो जहन में रखिएगा कि पॉजिटिव आयन अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटे और नेगेटिव आयन अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़े होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज आप बढ़ाते जाएंगे, मसलन Na पॉजिटिव छोटा होगा, बड़ा होगा, और इससे छोटा होगा मैग्नीशियम +2, फिर इससे छोटा होगा एल्यूमिनियम +3। हालांकि इन तमाम में तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैं। लेकिन रीज़न क्या है? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ता जाएगा और कैटायनिक रेडियस स्मॉल होता जाएगा। और याद रखिएगा नेगेटिव आयन के केस में उलट काम होता है। इसके क्या उलट काम होता है कि ऑक्सीजन है, इससे बड़ा O- और इससे बड़ा फिर O-,
2, यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे शेल की एक्सपेंशन होती जाएगी फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब आयनिक रेडियस की वेरिएशन किस तरह होती है, तो याद रखिएगा जब हम मेटल्स की बात कर रहे होते हैं तो मेटल्स में हम उनका कैटाइनिक रेडियस देखते हैं। जिस तरह ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ये मेटल्स हैं, तो इनका कैटाइनिक रेडियस डाउन द ग्रुप पॉजिटिव आयन का साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और अगर हम बात करें ग्रुप 5A से 7A तक, तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें हम आमतौर पे एनाइनिक रेडियस देखते हैं नेगेटिव आयन का, और इनका भी एनाइनिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट, तो याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट जो आयनिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस की तरह क्या हो रहा होता है, डिक्रीज, और उसकी सेम रीजन वही है जो कि हमने एटॉमिक रेडियस में डिस्कस की थी। लेकिन इसमें भी हम मेटल्स के केस में जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मेटल्स के केस में हम कैटाइनिक रेडियस देख रहे होंगे और नॉन मेटल्स के केस में हम एनाइनिक रेडियस की बात कर रहे होंगे। अब याद रखिएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, सपोज करें कि ये दो आयन है, इनमें से एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन है, तो इनका जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है ये बेसिकली हम इसको आर से अगर शो करें इस डिस्टेंस को, ये जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, तो ये इक्वल है रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन के। ये इतना रेडियस ऑफ कैटाइन है और ये रेडियस ऑफ एनाइन है, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये। और ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड है, पॉलिंग ने काम किया हुआ पोटाशियम क्लोराइड पर, उसने देखा कि पोटाशियम आयन का रेडियस और क्लोराइड आयन का रेडियस ऐड करते हैं तो वो इंटर आयनिक डिस्टेंस बन जाता है KCl में। और फिर इस कॉन्सेप्ट को उसने यूज़ किया कैटाइनिक रेडियस मालूम करने के लिए और इवन के एनाइनिक रेडियस मालूम करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कैटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस ये एडिटिव नेचर शो करते हैं, इनको ऐड करें तो इंटर आयनिक डिस्टेंस हमें पता चल जाता है। सपोज करें अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस हमें पता हो, हम सपोज करते हैं वैल्यू कि वो 100 पिकोमीटर है, और हमें रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन पता है वो 50 है, सपोज्ड वैल्यूज हैं जस्ट, तो हम रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन बता सकते हैं और इसी तरह हम रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन भी बता सकते हैं। तो ये एडिटिव नेचर होना कैटाइनिक रेडियस की और एनाइनिक रेडियस की, ये इन कैलकुलेशंस में हमारी क्या करती है, काफ़ी हेल्प करती है। अब अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन में फिर क्या होगा, H पॉजिटिव सबसे स्मॉल, उससे बड़ा H और सबसे बड़ा H नेगेटिव, क्योंकि जो कैटाइन है वो अपने न्यूट्रल एटम से छोटा और जो एनाइन है वो अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। तो हाइड्रोजन के केस में इस तरह से वेरिएशन होगी। तो ये हमारे पास कुछ डिस्कशन थी आयनिक रेडियस के बारे में कि आयनिक रेडियस क्या होता है। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। और वो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, डेट इज द कोवलेंट रेडियस। सपोज करें कि दो सेम एटम्स हैं जो आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड है, ये इनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, डेट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि ये दोनों एटम सेम होने चाहिए बिल्कुल, और ये A2 मॉलिक्यूल है, सपोज करें कोई भी हो सकता है। अब इसका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है अगर हम उसको हाफ कर दें, यानी इसको मैं R से शो करूं, अगर हम उसको हाफ कर दें तो ये एक एटम का कोवलेंट रेडियस बन जाएगा। तो इसका मतलब है R डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कोवलेंट रेडियस। तो फिर कोवलेंट रेडियस को डिफाइन करना तो इजी हो गया ना। कोवलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द टू एटम्स which are covalently bonded to each other, and these two atoms should be identical or similar atoms. अब जो कोवलेंट रेडियस है, मिसाल के तौर पे दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाओ तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, अब ये वैल्यू देखनी पड़ेगी मुझे भी, वो 75.4 पिकोमीटर है।
इसको अगर हम हाफ करें तो ये 37.7 पिकोमीटर बनता है, और यही हाइड्रोजन का क्या है, कोवलेंट रेडियस है। तो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसको हाफ करने से हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ आ जाती है। इसी तरह कार्बन कार्बन जो डिस्टेंस है ये 154 पिकोमीटर होता है, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, और आप इसे अगर हाफ करें तो ये 77 पिकोमीटर बनता है, और ये बेसिकली कार्बन का क्या है, कोवलेंट रेडियस है। अब अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना होता है, इसका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बेसिकली 176.7 पिकोमीटर होता है। और ये कैसे आ जाता है, ये आर है बेसिकली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे मैंने स्टार्ट पे समझाया था कैपिटल आर। तो ये आर बेसिकली इक्वल है रेडियस ऑफ कार्बन एटम प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। अब ये रेडियस ऑफ कार्बन एटम कितना होता है, तो डेट इज 90, बल्कि रेडियस ऑफ कार्बन एटम होता है जी 77.3 पिकोमीटर, और रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम होता है 99.4 पिकोमीटर। आप इन दोनों को ऐड करें तो ये आंसर आ जाता है। इसका मतलब है कि जिस तरह आयनिक रेडियस एडिटिव इन नेचर होता है, उस तरह कोवलेंट रेडियस भी क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। और याद रखिएगा कोवलेंट रेडियस की वेरिएशन भी पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल वैसे है जैसे कि आयनिक और एटॉमिक रेडियस की होती है, यानी डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होते हैं और लेफ्ट टू राइट ये क्या होता है, डिक्रीज हो रहे होता है। तो ये एटॉमिक साइजेस के बारे में आपके पास टॉपिक था, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस को डिस्कस किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।